हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज फॉर सक्सेस टीचिंग चैनल। फ्रेंड्स, एडुटेरिया बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट बुक का आज हम लोग सेट 11 इस वीडियो में करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने इससे पहले का सेट अगर नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया गया है। तो पहला कथन देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि स्वतंत्रता पश्चात सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल गुजरात से खोजे गए हैं। ये आपका बिल्कुल दोस्तों सही दिया गया है। गुजरात से सर्वाधिक स्थल खोजे गए हैं, लगभग 300 स्थल दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग 300 स्थल गुजरात से खोजे गए हैं। दूसरा इसमें दिया गया है कि नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुआ है। ये दोस्तों गलत हो जाएगा यहाँ पर। ये लोथल से प्राप्त नहीं हुआ नक्काशीदार ईंटों का, ये दोस्तों कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर बी जो है दोस्तों आपका गलत हो जाएगा। सी में दिया गया है, रंगपुर की खोज 1953 में रंगनाथ राव द्वारा किया गया था। ये बिल्कुल सही है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज दयाराम साहनी द्वारा 1921 में किया गया था। ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर गलत दिया गया था। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कहा जा रहा है। प्रागैतिहासिक स्थल बोलन किस नदी के किनारे स्थित है? बोलन दोस्तों किस नदी के किनारे है? तो ये बेलन नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में, जैन धर्म के अंतर्गत द्वितीय जैन संगीति का आयोजन कब किया गया था दोस्तों? द्वितीय जैन संगीति का आपका 512 ईस्वी में किया गया था आयोजन। 512 ईस्वी में किया गया था। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव थे, ऋषभदेव। और इसके अंतिम दो तीर्थंकर थे दोस्तों जैन धर्म के, ये थे आपके महावीर स्वामी। 24वें तीर्थंकर थे और अंतिम तीर्थंकर थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कहा जा रहा है। निम्न में से किस चोल शासक ने राज केसरी की उपाधि धारण की थी? राजेंद्र प्रथम ने धारण किया था दोस्तों राज केसरी की उपाधि। चोल वंश की स्थापना 1950 से 87 के बीच में विजयालय के द्वारा किया गया था दोस्तों। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के समय में हुआ था दोस्तों। ये आपका इंडोनेशिया तक इन्होंने जो आपका सर्वाधिक विस्तार किया था। आगे चलते हैं। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में, सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली को किस नाम से जाना जाता था? लगान निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली को दोस्तों आपका मुक्ताई कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मुक्ताई कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सल्तनत काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होता था। सुल्तान की अस्थायी सेना को खास खेल नाम से जाना जाता था। भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारण करने वाला मसाहत कहलाता था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई थी? 15 अगस्त 1906 को किया गया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना किया गया था। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है दोस्तों, द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक क्रांतिकारी समाचार पत्र का प्रकाशन कहां से किया गया था? लंदन से किया गया था। कहां से किया गया था? लंदन से किया गया था। श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा 1905 ईस्वी में दोस्तों किया गया था। 1905 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था? श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में, तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग का मुख्यालय दोस्तों पूछा जा रहा है कहां पर था? ये आपका पूना में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूना में। बाल गंगाधर तिलक ने अपनी इंडियन होम रूल लीग की स्थापना अप्रैल 1916 में किया था और इनकी मुख्यालय पूना में दोस्तों खोला गया था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए कहा जा रहा है, 1937 के प्रांतीय चुनावों में कांग्रेस द्वारा मंत्रिमंडल का गठन किन राज्यों में किया गया था? कांग्रेस द्वारा मंत्रिमंडल का गठन दोस्तों आपका बॉम्बे में, मद्रास में, मध्य प्रांत जिसको मध्य प्रदेश कहा जाता है दोस्तों वर्तमान में, और उड़ीसा में। तो आपका बॉम्बे, मद्रास, मध्य प्रांत और उड़ीसा में दोस्तों किया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2, 4, 5। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या कहा जा रहा है। संघर्ष विजय की रणनीति का प्रतिपादन किसने किया था? संघर्ष विजय की रणनीति का प्रतिपादन जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है दोस्तों कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है दोस्तों। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। 4 कथन यहाँ पर दिया गया है।
तो पहला कथन देखिए इस यहाँ पर दिया गया है दोस्तों कि इस एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। ये दोस्तों आपका दोस्तों गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया था, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। संचालक मंडल का कार्यकाल 6 वर्ष निश्चित किया गया था, ये भी गलत है। और 1000 पाउंड में अंशधारियों के स्थान पर 500 पाउंड के अंशधारियों के संचालक चुनने का अधिकार दोस्तों दिया गया था, ये भी आपका गलत है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन सा सही दिया गया है, केवल दोस्तों बी यहाँ पर सही है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। देखिए क्या कहा जा रहा है। 12 में दोस्तों दिया गया है वर्ष 1906 में किस भारतीय रियासत ने अपनी पूरी रियासत में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बना दिया था दोस्तों। ये आपका हो जाएगा बड़ौदा। कौन सा रियासत हो जाएगा दोस्तों, बड़ौदा अपनी पूरी रियासत में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बना दिया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। भारत में पहली जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई थी। पहली जनसंख्या नीति की घोषणा 1976 में किया गया था। कब किया गया था, 1976 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। देखिए क्या कहा जा रहा है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं का विभिन्न व्यक्तियों के बीच वितरण को किस प्रकार से होता है दोस्तों। ये आपका व्यक्तियों की क्रय शक्ति, क्रय क्षमता में सुधार करके किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, व्यक्तियों की क्रय क्षमता में सुधार करके। आगे देखिए, माही सुगंधा किस फसल की किस्म है। माही सुगंधा धान की आपका किस्म हो जाएगा दोस्तों। किसकी किस्म है, धान की किस्म है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अगर दोस्तों आगे हम बात करें, आपका माही सुगंधा धान की हो जाएगी, जया धान की हो जाएगी, कृष्णा भी धान की, और बरानी दीप भी धान की किस्म हो जाएगी दोस्तों। जया, कृष्णा, बरानी दीप, माही सुगंधा ये सभी धान की किस्म है। गेहूं में बात करें दोस्तों तो गेहूं का होता है आपका सोनालिका, पूसा मंगल, कल्याण सोना, सोनारा 64, ये सभी गेहूं का किस्म है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। देखिए क्या कहा जा रहा है। कंपनियों की उत्पादकता में वृद्धि का आर्थिक प्रभाव क्या है। कंपनियों की उत्पादकता में वृद्धि का आर्थिक प्रभाव पूछा जा रहा है दोस्तों। क्या है, सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि। सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि करके कंपनियों की उत्पादकता में वृद्धि किया जा सकता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। देखिए क्या कहा जा रहा है। स्वतंत्रता के समय देश की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। 75% राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 75% जनसंख्या दोस्तों कृषि पर निर्भर थी स्वतंत्रता के समय में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। देखिए क्या कहा जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास कोष की स्थापना किस वर्ष किया गया था। 1977 में किया गया था। अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास कोष की स्थापना 1977 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। देखिए क्या कहा जा रहा है। निम्न में से कौन सा देश स्थलरुद्ध नहीं है। स्थलरुद्ध देश दोस्तों इसमें से कौन सा नहीं है। यहाँ पर दोस्तों बोलीविया और पराग्वे यहाँ पर स्थलरुद्ध देश है दोस्तों, लेकिन कोलंबिया आपका जो है स्थलरुद्ध देश नहीं है, स्थलरुद्ध देश नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। देखिए कहा जा रहा है। निम्न में से कौन कीट का उदाहरण नहीं है। कीट का उदाहरण कौन सा नहीं है दोस्तों। खटमल कीट है, मच्छर दोस्तों कीट है, घरेलू मक्खी भी कीट है, लेकिन मकड़ी दोस्तों, मकड़ी जो आपका कीट नहीं है, मकड़ी जो है कीट के उदाहरण में नहीं आएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। देखिए क्या कहा जा रहा है। भारत में गरीबी रेखा का मापन किस आधार पर किया जाता है। भारत में गरीबी रेखा का मापन आपका घरेलू उपभोग, क्या हो जाएगा, घरेलू उपभोग के माध्यम से किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। देखिए कहा जा रहा है स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है, यह किसने कहा था। स्वच्छता जो है दोस्तों स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है, ये महात्मा गांधी ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। दिया गया है दोस्तों कि हाल ही में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा किसे ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किए जाने की घोषणा किया गया दोस्तों। अभिनव बिंद्रा को सम्मानित किए जाने की घोषणा किया गया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर अभिनव बिंद्रा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 24 नंबर में देखिए कहा रहा है कि T20 एशिया कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा दोस्तों। ये आपका भारत करेगा। कौन सा देश करेगा, भारत करेगा। आगे चलिए 25 में कहा जा रहा है
क्वेश्चन नंबर 24 और 25 में कहा जा रहा है जुलाई 2024 में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। यूपीएससी का नया अध्यक्ष दोस्तों ये प्रीति सूदन को किया गया है। दोस्तों प्रीति सूदन को नियुक्त किया गया है। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। बाघ दिवस दोस्तों 29 जुलाई को मनाया जाता है। बाघ दिवस 29 जुलाई, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट कर रहा है आपका 27 नंबर में कि ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया था। तो ये नई दिल्ली में किया गया था। कहां पर किया गया था? नई दिल्ली में किया गया था। 28 में दोस्तों कहा जा रहा है ऑपरेशन इंद्रावती भारत सरकार द्वारा किस देश से नागरिकों को निकालने के लिए चलाया गया था। दोस्तों ये हैती से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए चलाया गया था ऑपरेशन इंद्रावती। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं 29 नंबर में पेरिस पैरालिम्पिक में अवनी लेखरा को स्वर्ण पदक दोस्तों मिला है। स्वर्ण पदक जीती है इसने। उसका संबंध किस खेल से है? तो शूटिंग से है दोस्तों। किस खेल से है? शूटिंग से इसका संबंध हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे देखिए कहा जा रहा है कि 48 वर्षों में पहली बार अरब सागर में भूमि से समुद्र की ओर चक्रवात बना, इसका नाम क्या था दोस्तों? भूमि से समुद्र की ओर चक्रवात बना था, इसका नाम क्या था? आसना था। इसका नाम क्या था दोस्तों? आसना था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसका नाम दोस्तों किसने रखा था? तो पाकिस्तान द्वारा इसका नाम आसना रखा गया था। इसके द्वारा दोस्तों? पाकिस्तान के द्वारा रखा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए क्या कहा जा रहा है। हाल ही में आरबीआई के गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आरबीआई के गवर्नर के रूप में दोस्तों संजय मल्होत्रा को नियुक्त किया गया है और ये 26वें क्रम के आपके हो जाएंगे। संजय मल्होत्रा 26वें नंबर के आपके भारत के गवर्नर हो जाएंगे। आगे चलते हैं 32 में। भारत को पहला जनरेशन बीटा बेबी बॉय किस राज्य से प्राप्त हुआ है दोस्तों? जनरेशन बीटा बेबी बॉय किस राज्य से प्राप्त हुआ है भारत में पहला? ये आपका मिजोरम से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मिजोरम। आगे देखिए 33 में आरिफ मोहम्मद खान बिहार के राज्यपाल के रूप में दोस्तों इन्होंने शपथ लिया है। तो ये इसका नंबर पूछ रहा है दोस्तों, तो 42वें नंबर के हो जाएंगे ये बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में 20वां G20 शिखर सम्मेलन 20वां G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन दोस्तों कहां पर किया जाएगा? तो साउथ अफ्रीका में किया जाएगा। कहां पर? साउथ अफ्रीका में। 35 में ऑपरेशन कामधेनु किस राज्य की पुलिस द्वारा शुरू किया गया है? तो जम्मू कश्मीर के द्वारा ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया गया है। इसके तहत मवेशी तस्करी की समस्या पर अंकुश लगाने के लिए किया जाएगा। 36 में दिया गया है दोस्तों कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किए जाने की घोषणा किया गया है? तो 4 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है दोस्तों। मनु भाकर जिसका संबंध शूटिंग से है, हरमनप्रीत सिंह जिसका संबंध हॉकी से है, प्रवीण कुमार जिसका संबंध पैरा एथलेटिक्स से है और डी गुकेश जिसका संबंध शतरंज से है। इन 4 व्यक्तियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। आगे बढ़ते हैं 37 में विंग्स इंडिया 2024 का सम्मेलन कहां पर हुआ था दोस्तों? विंग्स इंडिया 2024 का सम्मेलन कहां पर हुआ था? ये हैदराबाद में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हैदराबाद में हुआ था। विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन हैदराबाद में हुआ था। सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का पुरस्कार दोस्तों ये बेंगलुरु को दिया गया है और इंदिरा गांधी जो दिल्ली का है दोस्तों, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली और केम्पागौड़ा जो है बेंगलुरु का एयरपोर्ट, इसको दिया गया है सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का पुरस्कार। आगे चलते हैं 38 में हाल ही में भारत की पहल पाम ऑयल प्रसंस्करण मिल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित की गई है दोस्तों? पाम ऑयल प्रसंस्करण मिल अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया गया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पहला पाम ऑयल प्रसंस्करण मिल अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया गया है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में दोस्तों दिया गया है यहाँ पर लामित्य 2024 का आयोजन भारतीय सेना और किस देश के बीच किया गया है? ये दोस्तों सेशेल्स रक्षा बल और भारतीय सेना के बीच में लामित्य 2024 आपका युद्धाभ्यास जो है किया गया है। आगे चलते हैं 40 नंबर में कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों के लिए
मासिक पेंशन देने की मंजूरी दी है दोस्तों, तो ये आपका ओडिशा राज्य सरकार ने जेल गए लोगों के लिए, आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों के लिए मासिक पेंशन देने की घोषणा किया है। आगे चलते हैं 41 में, देखिए कहा जा रहा है छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किस राज्य में किया गया है। छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन तमिलनाडु में किया गया था दोस्तों। महाराष्ट्र कुल 158 पदक के साथ शीर्ष स्थान पर रहा था। हरियाणा दूसरे स्थान पर रहा था 103 पदक के साथ। तो इसका आयोजन तमिलनाडु में हुआ था। आगे चलते हैं, संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है। यह दोस्तों टीएम कृष्णा को दिया गया है। टीएम कृष्णा को दिया गया, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे देखिए 43 में क्या कहा जा रहा है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पर दोस्तों करेक्ट सेंटेंस कौन सा लिखा गया है ये पूछा रहा है। तो द डॉक्टर हैज बीन लिविंग हियर सिंस 2005। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। द डॉक्टर हैज बीन लिविंग सिंस सिंस 2005। आगे चलते हैं 44 में दिया गया है चूज द करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग दोस्तों यहाँ पर जो लिखा गया वो डिसीजन जो है दोस्तों सही लिखा गया है। करेक्ट स्पेलिंग ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 45 में दिया गया है दोस्तों द एंटोनिम ऑफ द वर्ड। यहाँ पर दोस्तों चेयोटिक का दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये आपका दोस्तों सिस्टमेटिक हो जाएगा। एंटोनिम ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, निम्न में से कौन व्यक्तिगत वाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो दिनकर हो जाएगा दोस्तों। दिनकर जो है व्यक्तिगत वाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। आगे चलते हैं 47 में, कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्राण। कौन सा शब्द दोस्तों, प्राण जो है हमेशा बहुवचन के रूप में आपका किया जाता है। और अगर बात करें दोस्तों तो दर्शन, आंसू, दाम, अक्षत, ये सभी भी दोस्तों हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं 48 में, महोत्सव का अर्थ पूछा जा रहा है दोस्तों, क्या हो जाएगा। महोत्सव का अर्थ दोस्तों क्या हो जाएगा महान है जो उत्सव। महान है जो उत्सव, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 49 में दिया गया दोस्तों कि आपका वेदोक्त का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा दोस्तों। इसमें वेद जोड़ उक्त हो जाएगा। वेद जोड़ उक्त हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। इसमें गुण संधि हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगा, वेद जोड़ उक्त, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, मृगनयनी में कौन सा समास है दोस्तों। इसमें समास जो है आपका मृगनयनी कर्मधारय समास है, कर्ता ने कर्म को, तो इसमें दोस्तों मृगनयनी मतलब मृग के समान नयन वाली, इसमें कर्मधारय समास है। आगे चलते हैं 51 में देखिए क्या कहा जा रहा है दोस्तों, सूर्य के प्रकाश की लाल और हरे तरंगदैर्घ्य के अलावा सूर्य के प्रकाश की कौन सी अन्य तरंगदैर्घ्य समुद्र में पानी के अणुओं द्वारा अवशोषित होती है। तो ये और कौन सा हो जाएगा दोस्तों, पीला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी पीला हो जाएगा। आगे चलते हैं 52 में, क्षैतिज रूप से स्थित क्षण चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में उदासीन बिंदु कौन सा होता है दोस्तों। तो वह बिंदु जहां चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है वो आपका उदासीन बिंदु होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। वह बिंदु जहां चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है, क्षैतिज रूप से वो उदासीन क्षेत्र होता है। आगे चलते हैं 53 में कहा जा रहा है दोस्तों, एक आनत तल पर वस्तुओं की गति का अवलोकन करके किसने यह निष्कर्ष निकाला कि जब वस्तुओं पर कोई बल कार्य नहीं करता है तो वे नियत गति में गतिमान रहती है। ये दोस्तों किसने कहा था, गैलीलियो ने कहा था। किसने कहा था, गैलीलियो ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं 54 में दिया गया है दोस्तों कि ध्वनि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ध्वनि के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों। पहला कथन दिया गया, ध्वनि निर्वात में संचारित हो सकती है। तो ये दोस्तों गलत हो जाएगा। ध्वनि जो है दोस्तों निर्वात में संचारित नहीं हो सकती है। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है, इसके संचार के लिए वायु, जल, स्टील आदि जैसे भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है। यह निर्वात में दोस्तों नहीं जा सकती है, निर्वात में गमन नहीं करती है। तो पहला ही कथन आपका गलत हो गया। आगे देखिए कहा जा रहा है, मानव वाक तंतुओं के कंपन द्वारा ध्वनि उत्पन्न करते हैं। ये भी सही है दोस्तों। अप्रिय ध्वनियां शोर कहलाते हैं, ये भी सही है। आवृत्ति को हर्ज में व्यक्त करते हैं, ये भी सही है। आगे चलते हैं 55 में, टोकामक नामक उपकरण निम्नलिखित में से किस प्रकार के ईंधन से संबंधित है दोस्तों। टोकामक नामक उपकरण जो है आपका ये परमाणु से संबंधित है। किससे संबंधित है, परमाणु से संबंधित है। टोकामक प्लाज्मा के चुंबकीय बंधन के लिए परमाणु संलयन अनुसंधान में प्रयोग किए जाने वाला उपकरण है दोस्तों।
आगे चलते हैं 56 में दोस्तों दिया गया है यहाँ पर सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सीजीएस प्रणाली का चुंबकीय तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो इसका होता है दोस्तों आरसेड। क्या हो जाता है? ये ओरस्टेड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ओरस्टेड। आगे देखिए 57 में दिया गया है कि नेबुलर परिकल्पना के अनुसार आकाशगंगा कैसे बनती है? तो नेबुलर नामक एक बहुत बड़े बादल के रूप में हाइड्रोजन गैस के संचय द्वारा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है 58 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? यहाँ पर सत्य दिया गया है। कौन सा कथन? तो इसमें दोस्तों जो सत्य कथन है वो आपका हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पर सही दिया गया है। धातु अम्लों से अभिक्रिया करते हैं और धातु लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ये आपका सही दिया गया है। आगे देखिए 59 में दिया गया निम्नलिखित में से कौन एलईडी जो है आपका अर्धचालक प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त धातुओं में से एक है? तो ये आपका गैलियम हो जाएगा दोस्तों, गैलियम हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे देखिए 60 में क्या कहा जा रहा है? क्या होता है जब अम्ल या क्षार को जल में मिलाया जाता है? तो दोस्तों क्या होगा? प्रति इकाई आयतन में आयनों की सांद्रता में कमी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही दिया गया है। जब अम्ल या क्षार को जल में मिलाया जाएगा तो प्रति इकाई आयतन में आयनों की सांद्रता की कमी हो जाएगी। आगे चलते हैं 61 में निम्नलिखित में से कौन सा एक सफेद और पीले रंग का ठोस है जिसमें हल्की सुगंधित गंध होती है, जिसे ऊर्ध्वापातन की प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो ये आपका दोस्तों एंथ्रासीन हो जाएगा। कौन क्या हो जाएगा? एंथ्रासीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर दिया गया है। एंथ्रासीन एक प्रकार का रंगहीन क्रिस्टलीय एरोमेटिक हाइड्रोजन और 3 फ्यूज्ड बेंजीन रिंग ठोस पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोजन PAH है। यह तारकोल का एक घटक है। एंथ्रासीन का उपयोग लाल रंग, एलिजारिन और अन्य रंगों के उत्पादन में किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं 62 में। देखिए क्या कहा जा रहा है? आवर्त सारणी के समूह 1 की कौन सी नरम धातु हवा के संपर्क में आने से कुछ सेकंड में धूमिल हो जाती है? दोस्तों तो ये सोडियम हो जाएगा। कौन सा धातु हो जाएगा? सोडियम हो जाएगा। आगे चलते हैं 63 में निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार गैसों के मिश्रण का दाब अवयवी गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर हो जाता है? दोस्तों तो ये डाल्टन के नियम के अनुसार होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। डाल्टन के नियम के अनुसार ये होता है। 64 में देखिए क्या कहा जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन एक ध्रुवीय अणु है? निम्नलिखित में से कौन एक ध्रुवीय अणु है? तो दोस्तों यहाँ पर जल हो जाएगा। जल जो है एक ध्रुवीय अणु है। 65 में देखिए कहा जा रहा है दोस्तों निलंबन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? दोस्तों निलंबन के संबंध में निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। तो ये आपका बिल्कुल सही दिया गया दोस्तों। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। निलंबन के कणों को नग्न आंखों से देखा जा सकता है। ये भी सही दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन किंगडमी फंगी से संबंधित नहीं है? किंगडमी फंगी से दोस्तों यूग्लिना जो है संबंधित नहीं है। राइपोज हो जाएगा, राइपोजस हो जाएगा दोस्तों, और एस्परजिलस हो जाएगा और म्यूकर हो जाएगा। ये सब इससे संबंधित है। आगे बढ़ते हैं 67 में। देखिए क्या कहा जा रहा है? बीमारी के दौरान पोषक देखभाल कार्यकलाप का एक संगठित समूह है जिसमें निम्नलिखित में से किसके अलावा अन्य सभी शामिल हैं? तो किसके अलावा दोस्तों? इसमें पोषण की स्थिति का आकलन होता है, पोषण संबंधी समस्याओं का निदान होता है, पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हस्तक्षेप की योजना बनाना और प्राथमिकता देना होता है। मनोवैज्ञानिक तनाव का आकलन इसमें नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। छोटी आंत से स्रावित वाला ट्रिप्सिन एंजाइम का प्रमुख कार्य क्या है? छोटी आंत से स्रावित होने वाला ट्रिप्सिन एंजाइम का प्रमुख कार्य दोस्तों क्या हो जाएगा? प्रोटीन को पचाना। प्रोटीन को पचाना दोस्तों इसका प्रमुख कार्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 69 में देखिए कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस लोकप्रिय रसोई पदार्थ को शर्करा खाने वाला कवक कहा जाता है? दोस्तों ये आपका खमीर हो जाएगा। शर्करा खाने वाला कवक खमीर होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है इसका। आगे चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा गोल कृमि है? गोल कृमि दोस्तों ये कौन सा हो जाएगा? आपका एस्केरिस हो जाएगा। एस्केरिस जो आपका
गोल कृमि है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 71 में कहा जा रहा है कि जोड़ों के बीच मौजूद द्रव जो जोड़ों की गति को आसान बनाता है वह क्या कहलाता है? ये आपका दोस्तों सिनोवियल कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सिनोवियल। 72 में कहा जा रहा है जुगाली करने वाला पशु जैसे कि मवेशियों में क्या मौजूद होता है जो मौजूद जीवाणु सेल्सियस के पाचन में सेल्यूलोज के पाचन में मदद करता है दोस्तों? तो ये आपका क्या हो जाएगा? रुमेन हो जाएगा दोस्तों। रुमेन जो है आपका रुमेन होता है जो जीवाणु सेल्यूलोज के पाचन में मदद करता है। आगे चलते हैं 73 में। देखिए क्या कहा जा रहा है, मानव शरीर का निम्नलिखित में से कौन सा भाग ग्रंथियां शरीर के तापमान को बनाए रखता है? ये आपका दोस्तों हो जाएगा हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो है शरीर के तापमान को बनाए रखता है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़िए, पुष्प का कौन सा भाग स्त्रीकेसर के शीर्ष पर चिपचिपी सतह है यह पराग को फंसाकर रखता है? ये आपका दोस्तों वर्तिकाग्र हो जाएगा। क्या होगा? वर्तिकाग्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर के काटने से नहीं होता है दोस्तों? ये आपका हेपेटाइटिस जो है मच्छर के काटने से नहीं होता है। डेंगू होता है, फील पाँव होता है दोस्तों, मलेरिया होता है। हेपेटाइटिस जो है दोस्तों वायरस से होने वाला रोग है। यह जो है यकृत पर प्रभाव डालता है। ये दोस्तों वायरस के द्वारा होता है, वायरस के द्वारा होता है। और यह दोस्तों आपका लीवर को प्रभावित करता है, यकृत को प्रभावित करता है। आगे चलिए 76 में, अरब सागर में निम्नलिखित में से किस महासागर का विस्तार है दोस्तों? किस महासागर का विस्तार जो है अरब सागर में है ये पूछा जा रहा है। तो हिंद महासागर का विस्तार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। 77 में दिया गया है गोविंद सागर भाखड़ा नांगल परियोजना निम्न में से किस राज्य में है दोस्तों? ये आपका हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। भाखड़ा नांगल परियोजना दोस्तों सतलुज नदी पर है और यह हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है इसका। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा पत्थर लोहे जैसी सभी आधार धातुओं को सोने में परिवर्तित कर सकता है? तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? पारस पत्थर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलिए 79 में दिया गया है दोस्तों कि हरित क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया गया है दोस्तों हरित क्रांति के संबंध में? तो पहला कथन दिया गया है इसे वर्षा शोधित क्षेत्र में लागू किया गया था। तो ये आपका गलत हो जाएगा दोस्तों। पहला कथन आपका गलत हो गया। इसे हरित क्रांति एक कृषि क्रांति है जिसमें दोस्तों खाद्य अनाज विशेष रूप से गेहूं और चावल का उत्पादन बढ़ाया गया है। इसका उद्देश्य क्या था? फसलों की कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए किया गया था। भारत में जो है हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन हो जाएंगे दोस्तों। और विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। आगे देखिए इसमें बी में कह रहा है कि यह कृषि आधुनिकीकरण का एक सरकारी कार्यक्रम था। बिल्कुल सही है। सी में दोस्तों कहा जा रहा है कि इसका लक्ष्य मुख्यतः गेहूं और चावल का उत्पादन। ये विषय है दोस्तों अंतरराष्ट्रीय एजेंसी द्वारा ये वित्त पोषित किया गया था। ये भी सही है। आगे चलिए 80 नंबर में कहा जा रहा है दोस्तों कि वर्षा वनों में किस प्रकार की कृषि की जाती है? यहाँ पर दोस्तों वर्षा वनों में कर्तन और दहन किया जाता है। कर्तन और दहन प्रकार की कृषि किया जाता है वर्षा वनों में। आगे चलिए 81 में, लेटराइट मिट्टी का निर्माण निम्नलिखित में से किस कारण से होता है? ये दोस्तों निच्छालन के कारण होता है। लेटराइट मिट्टी का निर्माण जो है निच्छालन प्रक्रिया के कारण होता है। उच्च वर्षा और उच्च तापमान वाले क्षेत्र में आपका लेटराइट मिट्टी पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर निच्छालन सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलिए 82 में दिया गया है शैवाल और लाइकेन किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? शैवाल और लाइकेन जो है दोस्तों आपका टुंड्रा वन में पाए जाएंगे। टुंड्रा वन ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। शैवाल और लाइकेन प्रकार के वन टुंड्रा वन में पाए जाते हैं। इस वन में अपेक्षाकृत कम वर्षा होती है और अत्यधिक ठंडा होती है दोस्तों। कम वर्षा होती है, अत्यधिक ठंडा होती है। टुंड्रा वन में शैवाल और लाइकेन अत्यधिक मात्रा में पाए जाएंगे। आगे चलते 83 में, भारत सरकार द्वारा तापमान, वर्षा, पवन आदि से संबंधित डेटा एकत्र करने और मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए जिम्मेदार भारतीय मौसम विभाग की स्थापना कब किया गया था? तो यहाँ पर भारतीय मौसम विभाग की स्थापना पूछा जा रहा है। तो 1875 ईस्वी में किया गया था। 1875 ईस्वी में किया गया था 15 जनवरी को। कब किया गया था? 15 जनवरी 1875 को किया गया था। चलिए आगे चलते हैं 84 में, संरचनात्मक भूविज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? संरचनात्मक भूविज्ञान दोस्तों पूछा जा रहा है किससे संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों शैल संरचनाओं के विकास का रूप, वर्गीकरण, तंत्र और कारण के लिए। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों।
संरचनात्मक भूविज्ञान जो है दोस्तों शैल संरचनाओं के विकास का रूप, वर्गीकरण तंत्र और इसके कारण के लिए संबंधित है। आगे चलते हैं। सफेद कोह पर्वत श्रृंखला का एक बड़ा हिस्सा निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो यह पाकिस्तान में स्थित है दोस्तों। सफेद कोह पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर स्थित एक पर्वत श्रृंखला है। यह काबुल नदी के समानांतर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखिए 86 में क्या कहा जा रहा है? भारत का मूल संविधान अंग्रेजी में किसके हाथों से लिखा गया था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा लिखा गया था। भारत का मूल संविधान अंग्रेजी में अपने हाथों से लिखा था दोस्तों, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 87 में दिया गया भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित किया गया है कि संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग होगा? ये दोस्तों अनुच्छेद 315 के 1 में कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। 88 में दिया गया है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का गांधीवादी सिद्धांत है? यहाँ पर दोस्तों गांधीवादी सिद्धांत हो जाएगा ग्राम पंचायत का गठन, जो कि अनुच्छेद 40 में दिया गया है दोस्तों, आर्टिकल 40 में दिया गया है। आगे चलते हैं। 89 में दिया गया निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन ने भारत संघ में दादर और नगर हवेली को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया था? तो ये आपका 10वां संविधान संशोधन था दोस्तों, 10वां संविधान संशोधन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 90 में दिया गया है सांस्कृतिक व शिक्षा के अधिकार किस उद्देश्य से क्या है? ये दोस्तों अल्पसंख्यक समुदाय की भाषा, सांस्कृतिक और धर्म की रक्षा करना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस आयोग ने सिफारिश की थी कि राज्यपाल की नियुक्ति निष्पक्ष होनी चाहिए? सरकारिया आयोग ने कहा था दोस्तों। किस आयोग ने कहा था? सरकारिया आयोग ने कहा था। सरकारिया आयोग का गठन कब दोस्तों कब हुआ था? 1983 में हुआ था। इसका गठन जो है कब हुआ था? 1983 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 92 में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उस समिति का हिस्सा नहीं है दोस्तों जिसका निर्माण केंद्रीय सूचना आयोग के मुख्य आयुक्त के नियुक्ति के लिए दोस्तों प्रधानमंत्री के सुझाव से किया गया था? तो ये कौन सा हो जाएगा आपका? लोकसभा अध्यक्ष हो जाएगा दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की द्विसदनात्मक विधायिका क्या है दोस्तों? यह 2 सदन वाला विधायी निकाय है। यह 2 सदन वाला विधायी निकाय है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 94 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव किसी सदस्य द्वारा सदन के समक्ष किसी मामले पर बहस को संक्षिप्त करने के लिए पेश किया जाता है? तो ये आपका समापन हो जाएगा दोस्तों, समापन प्रस्ताव पेश किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद सर्वोच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो मौलिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। आगे दिया गया है दोस्तों कि यदि a बटे b बराबर 5/4 है तो दोस्तों a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का मान निकालना है यहाँ पर। तो इसका मान कितना हो जाएगा? 4.5/9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 97 में दिया गया है सोनी तथा मोनी की आयु का अनुपात 7:6 है। 8 वर्ष के बाद उसकी आयु का अनुपात 9:8 हो जाएगा। तो इसकी आयु में कितना अंतर है ये पूछ रहा है दोस्तों। 4 वर्ष का अंतर हो जाएगा, 4 वर्ष का अंतर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। 98 में देखिए क्या कहा जा रहा है। किसी कार्य के 7/10 भाग को ए 15 दिनों में पूरा करता है, उसके पश्चात बी वह जो है बी की सहायता से शेष कार्य 4 दिन में पूरा करता है। तो पूरे कार्य ए और बी मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो ये दोस्तों आपका 13.1/3 दिनों में दोस्तों कार्य पूरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी तथा 65% गणित में उत्तीर्ण हुए हैं। यदि 27% जो आपका विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण रहे हैं तथा 248 विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए हैं, तो कुल कितने परीक्षार्थी थे? 400 परीक्षार्थी थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कितने समय में 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2000 रुपए का मिश्र धन जो आपका 2420 रुपया हो जाएगा? तो 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2 वर्ष में आपका हो जाएगा 2420। तो दोस्तों इसी के साथ आपका एडुटेरिया बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट बुक का
सेट 11 यहाँ पर खत्म होता है। आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप लोगों ने इससे पहले का अगर सेट नहीं देखा है तो प्लीज हमारे चैनल पर विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है। आपका पीडीएफ दोस्तों, इसका पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ दोस्तों इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।